हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो बेटा। तो यूनिट थर्ड में हम 9 फीलिंग्स पढ़ चुके हैं। यूनिट थर्ड इट इज़ अबाउट हार्मनी इन फैमिली, और उस यूनिट में मैंने आपको 9 फीलिंग्स बताई थी और उनकी हम स्टडी कर चुके हैं। 5 लेक्चर उसके मैंने बनाए थे और उन 5 लेक्चर्स में हमने 9 फीलिंग्स को जो है कवर किया था। अब इन 9 फीलिंग्स का मैं एक क्विक रिवीजन बहुत समरी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि जो 5 लेक्चर में मैंने अभी आपको फीलिंग्स पढ़ाई थी उसमें तो बहुत डिटेल में मैंने समझाया था एक एक बात को। तो अभी क्या है, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, एक जल्दी से एक ब्रीफिंग कर देता हूँ सभी के बारे में, ताकि इस सिंगल लेक्चर में आप जो 9 के 9 भाव हैं परिवार व्यवस्था से संबंधित उनको आप समझ पाओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 9 फीलिंग्स कौन सी हैं जो परिवार व्यवस्था में प्रपोजल की फॉर्म में कंटेंट में बताई गई हैं। तो ये 9 फीलिंग्स हैं: ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव। अर्थात विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। ये 9 भाव हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बहुत जल्दी से मैं इनको 1 बाय 1 इनकी ब्रीफिंग कर देता हूँ। तो जो बेटा पहला जो भाव है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है इस बात की आश्वस्ति होना कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो सामने वाला है, ये दूसरा व्यक्ति ये परिवार का ही मेंबर हो सकता है, परिवार के बाहर का भी कोई सदस्य हो सकता है ना। तो जो सामने वाला है या दूसरा व्यक्ति है वो मेरी सुख और समृद्धि के अर्थ में है, अर्थात सामने वाले व्यक्ति मेरी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी चाहता है। जब इस बात की आश्वस्ति बनती है तो उसको ट्रस्ट कहा। तो ट्रस्ट इज ए फीलिंग इन विच आई बिकम एश्योर्ड दैट द अदर वांट्स माई हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, या कह सकते हैं कि टू बी एश्योर्ड दैट अदर वांट्स माई हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो जिस भाव में हमें इस बात की आश्वस्ति बनती है कि सामने वाला हमारी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी चाहता है, उस भाव को ट्रस्ट कहा, विश्वास कहा। तो विश्वास किसी भी संबंध का जो है वो एक फाउंडेशन वैल्यू है, एक आधार मूल्य है, आधार भाव है। क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक हमें सामने वाले के प्रति आश्वस्ति नहीं बनेगी, तब तक हम उसके साथ संबंध पूर्वक जीने का प्रोग्राम भी नहीं बना पाएंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि आश्वस्ति कैसे बनेगी सामने वाले के प्रति, है ना। तो उसके लिए 2 शब्द हैं, उनको समझना पड़ेगा। इसमें एक शब्द है इंटेंशन और दूसरा है कॉम्पिटेंस। इंटेंशन का मतलब मैंने बताया था कि हमारी चाहना, हम सब क्या चाहते हैं, है ना, जो हमारी बेसिक एस्पिरेशन है, जो हमारी इनेटनेस है ना, जो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। और कॉम्पिटेंस का मतलब बताया था कि उस चाहना को पूरा करने का प्रोग्राम, अर्थात हमारी योग्यता। तो जब चाहना को देखते हैं तो पता चलता है कि हम सभी की चाहना तो निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीने की है, अर्थात हम सभी निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि पूर्वक जीना चाहते ही हैं। वी ऑल वॉन्ट टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। ये हम सभी की मूलभूत चाहना है, ये हम सभी की इंटेंशन है। अब कॉम्पिटेंस को देखते हैं। तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी, अर्थात चाहना को पूरा करने का प्रोग्राम। तो क्या हमारे पास वो ऐसा राइट प्रोग्राम है, क्या हमारी इतनी एबिलिटी है, क्या हमारा कॉम्पिटेंस इतना बिल्ड है कि हम निरंतर सुख के साथ जी पाएँ। तो पता चलता है कि जब अपने जीवन को देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि मैं निरंतर सुख के साथ मेरा जीना नहीं हो पा रहा है। तो कभी मैं एक्साइटमेंट में रहता हूँ, कभी डिप्रेशन में रहता हूँ, है ना, कभी एंगर की अवस्था में रहता हूँ, कभी वायलेंस की फीलिंग के साथ रहता हूँ, तो कभी बड़ा पोलाइट रहता हूँ, विनर में रहता हूँ, है ना। तो इस तरीके से एक फ्लक्चुएशंस, एक कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, एक अप डाउन मेरे अंदर बना ही रहता है। तो अगर अप डाउन मेरे अंदर बना हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन मेरे अंदर बना हुआ है, क्लैरिटी मुझे नहीं है ना, तो अगर मेरे सेल्फ की ऐसी स्टेट है तो वो इंडिकेट करती है कि मेरा जो प्रोग्राम है जीने का वो सही करना नहीं है ना। और ऐसा प्रोग्राम जो है जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन बनी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे अंदर बनी रहते हैं, तो उस प्रोग्राम के आधार पर अगर जीते हैं तो फिर जीवन में निरंतर सुख और समृद्धिपूर्वक जीना नहीं हो पाएगा। तो जैसा मैं हूँ, मेरी इंटेंशन सुख समृद्धि की है, निरंतरता में,
ऐसे ही सामने वाला है, उसकी इंटेंशन भी सुख समृद्धि की है। अब प्रोग्राम को देखते हैं तो मेरा भी जो कॉम्पिटेंस है वो उतना अभी डेवलप नहीं हुआ कि मैं निरंतर सुख के साथ जी पाऊँ। तो ऐसा ही कुछ सामने वाले को दिखाई पड़ता है, उसके पास भी प्रोग्राम दिखाई नहीं पड़ता कि वो निरंतर सुख के साथ उसका जीना हो रहा है। वो भी मुझे ऐसा ही करता दिखाई पड़ता है जैसे मैं करता हूँ या जैसा मेरा जीना हो रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो इशू है वो कॉम्पिटेंस का है, योग्यता का है ना, इंटेंशन का इशू नहीं है। तो अगर इंटेंशन का इशू नहीं है तो कम से कम हम इंटेंशन के प्रति तो एश्योर्ड बने ही रहें। तो जब हम अपनी भी और सामने वाले की इंटेंशन के प्रति एश्योर्ड बने रहते हैं तो इसी भाव को जो है या इसी स्पष्टता को जो है ट्रस्ट कहा। तो टू बी एश्योर्ड दैट अदर वांट्स माय हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, इस बात के लिए आश्वस्ति होना कि सामने वाला मेरी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी चाहता है। इसी आश्वस्ति को जो है ट्रस्ट कहा, विश्वास कहा। तो जब हम सामने वाले के साथ आश्वस्त होकर जी पाते हैं तो फिर उसके साथ जीने का प्रोग्राम बनता है। जब हम उसकी इंटेंशन पर के प्रति आश्वस्त होते हैं तो उसके साथ जीने का प्रोग्राम बनता है। फिर हम एक सहयोगी के रूप में, एक कॉम्प्लीमेंट्री वे में उसके साथ जीतते हैं और जीतते हुए हम लगातार अपने कॉम्पिटेंस को भी जांचते रहते हैं और सामने वाले के कॉम्पिटेंस को भी जांचते रहते हैं। और अगर हमें जांचने में ऐसा लगता है कि मेरा कॉम्पिटेंस ज़्यादा है सामने वाले से, तो फिर मैं उससे कॉम्पिटेंस को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ संबंध के भाव से। और अगर लगता है कि सामने वाले का कॉम्पिटेंस मुझसे ज़्यादा है तो मैं उससे सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। बात समझ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वे में। तो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट फीलिंग इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान। सम्मान का मतलब है राइट इवेल्युएशन ऑफ अदर्स, कि दूसरे का राइट इवेल्युएशन करना, और दूसरे का भी और अपना भी, स्वयं का भी। तो जब हम अपना भी और दूसरे का भी राइट इवेल्युएशन करते हैं तो उसको सम्मान कहा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इवेल्युएशन के आधार क्या होते हैं, है ना, हम किस आधार पर अपना और सामने वाले का इवेल्युएशन करते हैं। तो उसमें मैंने कुछ बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी और बिलीफ, कुछ ये पैरामीटर्स बताए थे कि जब हम बॉडी के आधार पर, बिलीफ के आधार पर, फिजिकल फैसिलिटी के आधार पर, पोस्ट के आधार पर जब हम अपना और सामने वाले का इवेल्युएशन करते हैं तो हमें एक डाइवर्सिटी, एक वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि इन सब पैरामीटर के आधार पर हम सब सिमिलर नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेल्फ के आधार पर अपने को सामने वाले को जांचते हैं तब हम उस जांच में हमें एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है, एक समानता देखने को मिलती है। क्योंकि सेल्फ के आधार पर जांचने में हमें तीन बातों के आधार पर हम जांचते हैं। उसमें एक जो पहला है वो है पर्पस, है ना, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरा है प्रोग्राम, अर्थात कार्यक्रम क्या है। और तीसरा है पोटेंशियल। ठीक है, तो जो पर्पस है वो इंडिकेट करता है हमारी इंटेंशन को, हमारी चाहना को। तो मेरी चाहना क्या है, आई वॉन्ट टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, कि मैं निरंतर सुख के साथ जीना चाहता हूँ। जब मैं दूसरे की चाहना को देखता हूँ तो पता चलता है कि दूसरे की चाहना भी वही है, कि वो भी निरंतर सुख के साथ जीना चाहता ही है। अब सेकंड इज प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या है, सही को समझकर, सही के अर्थ में जीना हर कोई चाहता है। तो जिन 4 लेवल्स पर हमारा जीना हो रहा है, उन 4 लेवल्स पर जो व्यवस्था बनी हुई है, हार्मोनी का प्रोविजन है, उसको समझकर और वैसा ही जीना हर कोई चाहता है। मैं भी चाहता हूँ और सामने वाला भी चाहता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है कि डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस मुझ में निरंतर चल रहे हैं। तो फिर पता चलता है कि डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस सामने वाले में भी निरंतर चल रहे हैं। बस अंतर क्या है कि थॉट का कंटेंट अलग हो सकता है। मुझ में भी डिजायर्स बनी हुई हैं, सामने वाले में भी डिजायर्स बनी हुई हैं। मेरे सेल्फ में भी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिनका फुलफिलमेंट मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग करें। दूसरे के मन में भी ऐसी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो भी ऐसा ही चाहता है। तो डिजायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस मुझ में भी निरंतर बने हुए हैं, डिजायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस दूसरे में भी निरंतर बने हुए हैं। यही हम दोनों के पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। तो जब हम इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर, अर्थात पर्पस, प्रोग्राम एंड पोटेंशियल के आधार पर जब मैं अपने को, सामने वाले को जांचता हूँ तो ऐसा पाता हूँ कि सामने वाला मेरे जैसा ही है, अदर इज सिमिलर टू मी। और जब मुझे लगता है कि सामने वाला मेरे जैसा ही है, ही इज सिमिलर टू मी, है ना, और शी इज सिमिलर टू मी, तो यही उसका राइट एवेल्युएशन है, यही उसका सम्यक आकलन है। और इसी को हम सम्मान बोलते हैं, इसी को हम रेस्पेक्ट बोलते हैं। तो रेस्पेक्ट इज राइट इवेल्युएशन ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस,
प्रोग्राम एंड पोटेंशियल। एक तो इतनी बात हुई। अब बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट फीलिंग को देखते हैं। नेक्स्ट फीलिंग है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, है ना। तो स्नेह का मतलब है कि सामने वाले को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करने का भाव। जब मैं सामने वाले को अपने संबंधी के रूप में, अपने रिलेटिव के रूप में स्वीकार कर पाता हूँ, है ना, तो इसी भाव को जो है अफेक्शन कहा, स्नेह कहा। तो अब सवाल उठता है कि मैं सामने वाले को अपने संबंधी के रूप में कब स्वीकार कर पाता हूँ? तो जब मेरे मन में सामने वाले के प्रति ट्रस्ट की फीलिंग एंश्योर होती है, जब मेरे मन में सामने वाले के प्रति रेस्पेक्ट की फीलिंग एंश्योर होती है, तभी मैं उसको अपने संबंधी के रूप में देख पाता हूँ। बात समझते हैं? क्योंकि ट्रस्ट में तो मुझे उसके इंटेंशन के प्रति आश्वस्ति बनती है, इसलिए मैं उसके साथ सहयोगी बन के जी पाता हूँ, ठीक है। और रेस्पेक्ट में मैं उसका राइट रिलेशन करता हूँ सेल्फ के बेस पर, अर्थात पर्पस, प्रोग्राम एंड पोटेंशियल के बेस पर, और मुझे दिखाई पड़ता है कि सामने वाले मेरे जैसा ही है, तो मैं उसको इसीलिए ट्रस्ट और रेस्पेक्ट के आधार पर मैं सामने वाले को अपने संबंधी के रूप में एक्सेप्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे वो अपने जैसा ही दिखाई पड़ता है और मुझे उसकी इंटेंशन के प्रति आश्वस्ति बनी रहती है। जब मैं सामने वाले को अपने संबंधी के रूप में देख पाता हूँ, तो इसी को अफेक्शन कहा, इसने कहा। इट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर्स, ठीक है। अब जो ये अफेक्शन की फीलिंग है, इसके दो आउटकम होते हैं। मतलब अफेक्शन की फीलिंग के साथ हमें दो फीलिंग एंश्योर होती हुई, फुलफिल होती हुई दिखाई पड़ती हैं। उन फीलिंग्स के नाम है केयर एंड गाइडेंस, जहाँ केयर का अर्थ है ममता और गाइडेंस का अर्थ है वात्सल्य, ठीक है। तो केयर और गाइडेंस का फुलफिलमेंट तभी हो पाता है जब मैं सामने वाले को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करता हूँ, या जिस किसी के प्रति मेरे मन में अफेक्शन की फीलिंग है, उसी व्यक्ति के साथ या उन व्यक्तियों के साथ ही केयर और गाइडेंस की फीलिंग भी फुलफिल होती हैं। ये बात भी समझने वाली है। इनको हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो केयर का मतलब ममता। ममता का अर्थ है कि जो मेरा संबंधी है, जिसको मैंने अपना संबंधी माना है, अर्थात जिस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में अफेक्शन की फीलिंग है ना, तो उस व्यक्ति की या उस अपने संबंधी की बॉडी को नर्चर करना और उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ऐसा भाव मेरे मन में एंश्योर होता है उस अपने संबंधी की बॉडी के प्रति। और फिर एक जिम्मेदारी के भाव से मैं ऐसा कर पाता हूँ, ठीक है। तो केयर इज ए फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट इन माई सेल्फ टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ माई रिलेटिव, कि जिसको मैंने अपना संबंधी माना है, उसकी बॉडी को नर्चर करना और उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जब ऐसा भाव मेरे सेल्फ में एंश्योर होता है, जब ऐसा एक जिम्मेदारी का भाव और एक निष्ठा मेरे सेल्फ में एंश्योर होती है मेरे संबंधी के बॉडी के प्रति, तो इस भाव को केयर कहा, अर्थात ममता कहा। अब देखते हैं नेक्स्ट फीलिंग। नेक्स्ट फीलिंग है आपकी गाइडेंस, अर्थात वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ होता है कि जिसको मैंने अपना संबंधी माना है, तो अपने संबंधी के सेल्फ में सही समझ और सही भाव एंश्योर हो पाए, उसके लिए मैं उसके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, उसकी समझ को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो जिम्मेदारी पूर्वक मैं कमिटेड होता हूँ और मैं सामने वाले की, अर्थात अपने संबंधी की समझ को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो संबंधी है उसके सेल्फ में सही समझ, सही भाव एंश्योर हो पाए। तो जब हम परिवार में देखते हैं, तो माता पिता बच्चे को जो है इसी रूप में गाइड करते हैं, है ना। तो ये जो भाव है, गाइडेंस का भाव है। तो गाइडेंस इज बेसिकली इट इज ए फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट इन माई सेल्फ टू एंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द सेल्फ ऑफ माई रिलेटिव। तो जिसको मैंने अपना संबंधी माना है, तो अपने संबंधी के सेल्फ को समझदार और जिम्मेदार बनाने का भाव मुझ में एंश्योर होता है। ये एक जिम्मेदारी का भाव है ना। तो इसी भाव को गाइडेंस कहा, वात्सल्य कहा। तो घर परिवार में माता पिता बच्चों को गाइड करते हैं, जब हम कॉलेज में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो वहाँ टीचर्स हमें गाइड करते हैं। और भी समाज में बहुत लोग हैं, है ना, जिनका कॉम्पिटेंस लेवल हमसे ज़्यादा है और वो सही समझ के आधार पर हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। ऐसे और भी बहुत लोग हैं। तो इस भाव को जो है गाइडेंस कहा है। तो घर में ध्यान से देखें तो प्राइमरीली वैसे माता जो है वो बच्चे केयर करती है, हालांकि गाइड भी करती है, लेकिन समाज में अभी ऐसे ही कहा जाता है कि माँ बच्चे केयर करती है, क्योंकि पिताजी नौकरी कर रहे हैं, वो दिन भर घर में रहते नहीं हैं, माता बच्चे के साथ है, मदर जो है ना। तो बच्चे को गाइड, वो केयर भी करती है माँ जो है, और गाइड भी करती है। पिताजी को स्पेशली जो है
वो गाइडेंस वाला जो है भाव वो पिताजी में ज़्यादा एंश्योर होता दिखता है। समाज में ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों की ही अपने आप में कंप्लीट जिम्मेदारी है केयर और गाइड करने की। बच्चे की जो प्राथमिक गुरु होती है ना, जो इंटरेक्शन करना उसको सिखाती है, वो उसकी मदर होती है ना। तो इसलिए माँ के पास तो डबल जिम्मेदारी है, केयर की भी और गाइडेंस की भी। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब जो बेटा नेक्स्ट फीलिंग है वो है रेवरेंस। रेवरेंस का अर्थ होता है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो चारों लेवल पर जो हार्मनी का प्रोविज़न है, जो चारों लेवल की व्यवस्था है, जिन 4 लेवल पे हमारा जीना हो रहा है, दैट इज़ इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर। तो जो लोग चारों लेवल की हार्मनी को समझकर और वैसा ही जिए, है ना, उनका जीना वैसा ही हुआ, ऐसे लोगों को हम श्रेष्ठ पुरुष बोलते हैं। श्रेष्ठ, वो एक्सीलेंट है। और उन व्यक्तियों के इस गुण को, गुण का मतलब चारों लेवल की जो व्यवस्था है उसको समझकर और वैसा ही जीना, है ना, इस गुण को हम बोलते हैं एक्सीलेंस, श्रेष्ठता। तो हम श्रद्धा किसको बोल रहे हैं? जब हम सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, तो श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव, इसको हमने श्रद्धा कहा, रेवरेंस कहा। ठीक है, तो इट इज़ ए फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस और एक्सीलेंस। तो जब हम सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं तो इस भाव को जो है रेवरेंस कहा, श्रद्धा कहा। ठीक है बेटा, ये फीलिंग हुई। अब हम जो है नेक्स्ट फीलिंग देखते हैं, वो है फिर ग्लोरी अर्थात गौरव। हमारे समाज में या इस संसार में या हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए प्रयास किया और कर भी रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसे होंगे जो प्रयास करेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो तन मन धन से लगे हुए हैं, जो अपना सेल्फ भी, है ना, अपनी बॉडी भी, अपना माइंड भी, अपनी ऊर्जा भी, तो जो मन से भी लगे हुए हैं, तन से भी लगे हुए हैं, धन से भी लगे हुए हैं, और अपने शरीर की जो भी ऊर्जा है उसका सदुपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए, अपने जीवन में एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए। अर्थात वो लोग लगे हुए हैं चारों लेवल की, जो चारों लेवल पर जो हार्मनी का प्रोविज़न है उसको समझने में लगे हुए हैं, और समझकर वैसा ही वो जी पाएँ, इसके लिए वो प्रयासरत हैं या उन्होंने प्रयास किया है। ऐसे लोगों के प्रति जो मेरे मन में भाव होता है उसको बोलते हैं गौरव अर्थात ग्लोरी। तो इट इज़ ए फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। तो जिन लोगों ने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, श्रेष्ठता को अचीव करने के लिए प्रयास किया है, ऐसे लोगों के प्रति जो मेरे मन में भाव है, दिस इज व्हाट वी से ग्लोरी अर्थात गौरव। और ये जो ऐसे लोग होते हैं ये खुद तो एक्सीलेंस को अचीव करने का प्रयास करते ही हैं, इनके संपर्क में जो बाकी लोग भी आते हैं, इनके सानिध्य में जो बाकी लोग भी आते हैं, ये उनको भी असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो लोग भी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। अर्थात जो व्यक्ति श्रेष्ठता के प्रयास में, श्रेष्ठता को अचीव करने के प्रयास में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति दूसरों की भी समझ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो व्यक्ति चाहते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी समझदार हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, उनमें भी सही समझ, सही भाव और सही विचार एंश्योर हो जाए। इस रूप में, इस अर्थ में वो दूसरों की भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका ग्लोरी हुआ। अब नेक्स्ट फीलिंग है ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है कि हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में, यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं भाई, जब घर परिवार में देखते हैं तो जो हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो हैं, है ना, और समाज में देखते हैं तो हमारे टीचर्स हैं। तो ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने हमारी एक्सीलेंस के लिए प्रयास किया या कर रहे हैं, जो हमें ऊंचा उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह टीचर है तो टीचर क्या चाहेगा कि उसके बच्चे की समझ का विकास हो, बच्चे के जीवन में एक्सीलेंस आए, बच्चा श्रेष्ठ बने, बच्चा विद्वान बने, ज्ञानवान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने। ये हर कोई जो शिक्षक है अपने बच्चे से ये चाहता है। ऐसे ही माता पिता भी चाहते हैं, है ना। तो जिन जिन लोगों ने मेरी एक्सीलेंस के लिए प्रयास किया या प्रयास कर रहे हैं, जो लोग मुझे ऊंचा उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं चारों लेवल की पर जो हार्मनी का प्रोविज़न है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसको समझकर वैसे ही जी पाऊँ, तो ऐसे लोगों के प्रति जो मेरे मन में एक धन्यवाद का भाव होता है, थैंक यू की फीलिंग होती है, उसको कहा ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता। तो इट इज़ ए फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस। जिन लोगों ने मुझे ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया या कर रहे हैं, है ना, ऐसे लोगों के प्रति जो मेरे मन में एक धन्यवाद का भाव है,
उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। लास्ट फीलिंग है लव। लव का अर्थ होता है प्रेम, है ना। तो प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ है कि सभी के साथ संबंध का भाव, है ना। इस अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं उन सभी के साथ मेरा जो संबंध का भाव है उसको प्रेम कहा। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, सभी के साथ संबंध का भाव। ठीक है, तो सभी में फिर सब आ जाते हैं, है ना। सभी जितने भी मानव हैं उनके साथ ही मेरा संबंध का भाव हो पाए, है ना, मैं संबंध पूर्वक उनके साथ जी पाऊँ। मानव के अलावा और भी जो इकाइयाँ यहाँ दिखाई पड़ती हैं इस अस्तित्व में, चाहे वो प्लांट्स के रूप में हैं, एनिमल्स के रूप में हैं, बर्ड्स की फॉर्म में हैं, है ना, या फिर एयर, वाटर, सॉइल इन रूप में हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस रूप में हैं, उन सभी के साथ मेरा संबंध का भाव, उन सभी के साथ मैं एक अपना कनेक्शन देख पाऊँ, एक रिलेटेडनेस देख पाऊँ, और उन सभी के साथ जो मेरा जीना है वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के आधार पर हो पाए, म्यूचुअल एनरिचमेंट के आधार पर हो पाए। तो इसी भाव को जो है लव कहा। और इसलिए लव जो है अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है, क्योंकि इसका स्कोप इतना व्यापक है कि मैं सभी के साथ संबंध का जो भाव है वो देख पाता हूँ, इसलिए कंप्लीट वैल्यू है। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। कंप्लीटनेस में मैंने सभी के साथ एक इंटरकनेक्टेडनेस, रिलेटेडनेस, है ना, उसको मैंने देखा, समझा, महसूस किया। यही क्या है? यही बेटा लव है। इसीलिए लव को हम बोलते हैं कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, तो लव इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, सभी के साथ मेरा संबंध का भाव। ठीक है, लव को जब एक्सप्रेस करते हैं तो प्रस्ताव रूप में आपके कंटेंट में ऐसा बताया गया है कि लव इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस, बेनिफिशेंस एंड कंपैशन। अर्थात प्रेम को हम दया, कृपा, करुणा के रूप में उसको अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरे मन में जिस किसी के प्रति प्रेम का भाव है, संबंध का भाव है, तो उन सभी के साथ मेरा जो व्यवहार होगा, है ना, वो दया के रूप में होगा, कृपा के रूप में होगा और करुणा के रूप में होगा। बात समझ रहे हैं? ये है। तो उन सभी के साथ मैं अपने मूल स्वभाव के आधार पर मेरा जीना उन सभी के साथ होगा। ये दया, कृपा, करुणा ये मेरे मूल स्वभाव को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 गुण और भी हैं जो हमारे मूल स्वभाव को इंडिकेट करते हैं, मैंने बताया भी था। उनको बोलते हैं हम धीरता, वीरता, उदारता। धीरता का मतलब परसेवरेंस, वीरता का मतलब ब्रेवरी और उदारता का मतलब जेनरोसिटी, उदारता। तो कुल मिला के 6 भाव होगी: दया, कृपा, करुणा, धीरता, वीरता, उदारता। काइंडनेस, बेनिफिशेंस, कंपैशन, परसेवरेंस, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी। तो ये 6 जो गुण हैं ये मानव के मूल स्वभाव को दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो जब हम अपने मूल स्वभाव के आधार पर जी रहे होते हैं तो फिर हम सभी के साथ संबंध पूर्वक जी रहे होते हैं, अर्थात हमारे सेल्फ में सभी के प्रति संबंध का भाव एंश्योर होता है। और जब हमारे सेल्फ में सभी के साथ संबंध का भाव एंश्योर होता है तो इसी भाव को प्रेम कहा, लव कहा। तो इसलिए लव इज ए कंप्लीट वैल्यू एंड इट इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, सभी के साथ मेरा संबंध का भाव। ठीक है बेटा, तो ये 9 के 9 भाव मैंने जो है आपको एक बार ब्रीफिंग कर दी है, क्विक रिवीजन हो गया है इसका। तो एक सिंगल वीडियो में आप इन 9 के 9 भाव समझ सकते हैं। अगर इन भाव को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो और हर भाव के अंदर क्या रहस्य है, क्या उसका लॉजिक है ना, वो आप समझना चाहते हो, है ना, उसकी डीपली स्टडी करना चाहते हो, तो मैंने 9 फीलिंग्स के ऊपर 5 जो है लेक्चर्स बनाए थे, वीडियो लेक्चर्स, उनको आप देख लेना। तो आज हम इतना ही रखेंगे। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।